मीर, इस वक्त बाजार में ढेर सारे क्यूज ट्रिगर्स हैं, बोथ ग्लोबल और डोमेस्टिक। मिडिल ईस्ट टेंशंस के बीच अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में कंटिंजेंट सिनेरियोज हैं, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहां से आगे भारतीय बाजार के लिए ट्रिगर्स की अगर बात करें, इवेंट सीजन स्लेटेड हैं। इस वक्त मार्केट की पिक्चर को कैसे देख रहे हैं आप? फंडामेंटल एनालिसिस आपकी तरफ से, फर्स्ट टेक। नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बाजार एक अच्छे लेवल पे है एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम द वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू। सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो रिस्क फैक्टर्स थे, खास करके जो ऑयल का रिस्क फैक्टर था, वो मोरलेस अभी काफी कंट्रोल में आ गया है। ऑयल की प्राइसेस हमने देखा कि वर्स्ट ऑफ द क्राइसिस भी जब थी, तब भी ऑयल 80-90 से ऊपर टिक नहीं रहा था। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो हमने देखा। कल की जो इवेंट्स है उसकी वजह से थोड़ा ऑयल ऊपर गया है, मुझे लगता है ये टेम्पररी है, क्योंकि इससे भी ज्यादा रिस्क हमने देख चुके हैं पिछले 3 महीनों में। तो ऑयल पे मैं एट दिस पॉइंट टाइम इतना चिंतित नहीं हूं। अगली बात, सेकंड बात यह है कि जो करेंसी की इश्यू थी वो भी मोरलेस अब स्टेबलाइज हो गई है। रुपी 95 प्लस माइनस पे काफी स्टेबल है। एफआईआई का बॉन्ड मार्केट्स में फ्लो आने लगा है, क्योंकि उनको अच्छे टैक्स ब्रेक्स दिए गए हैं। एफसीएनआर की जो स्कीम बनाई है आरबीआई और गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से भी काफी बिलियन डॉलर्स देश में आने की उम्मीद है। तो करेंसी का भी जो बहुत ही पैनिक हो गया था, लोग बोल रहे थे 100 रुपीज हो जाएगा डॉलर को, वो सब अभी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता है कि ये 97-98 से ज्यादा वीक होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये 93-92 से ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे लगता है कि एक बैंड में रखना चाहेगी रुपी को, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी देखना है। तो ऑयल का जो रिस्क फैक्टर था वो काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। करेंसी का जो रिस्क फैक्टर था वो भी काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। तीसरी बात जो वैल्यूएशंस की थी, वो तो एनीवे हमने देखा है कि 2 साल से मार्केट कहीं नहीं गया, तो वैल्यूएशंस तो अपने आप ही सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि अर्निंग्स तो ग्रो किए हैं। सो आई थिंक वैल्यूएशंस एंड रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा तो बैलेंस अभी एक पॉजिटिव है। मार्केट्स, देयर इज अ गुड चांस मार्केट्स बढ़ेंगे कंपेयर टू मार्केट्स घटना। दूसरी ये बात है कि इतनी अनसर्टेनिटीज, इतनी गल्फ क्राइसिस हुई, उसके बावजूद हमारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो भी लगता है कि ठीक ही चल रही है। मार्च ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेटिव क्वार्टर नहीं था, लेकिन मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट की रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस से अच्छा रिजल्ट दिखाने वाली कंपनीज का रेशियो ज्यादा था कंपेयर टू डिसअपॉइंटमेंट्स वाली कंपनीज को। तो अंडरलाइंग जो डिमांड है मुझे लगता है अभी भी बरकरार है। और लीडिंग इंडिकेटर्स हम देखें, जैसे कि ऑटो सेल्स, एडवांस टैक्स कलेक्शंस, जीएसटी कलेक्शंस, बैंकिंग, क्रेडिट ग्रोथ, तो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं वो ग्रोथ की तरफ पॉइंट कर रही है। तो वैल्यूएशंस ठीक है, ग्रोथ भी ठीक लग रहा है, अंडरलाइंग डिमांड भी ठीक लग रही है, तो एक मार्केट का अच्छा बेस बन रहा है। मुझे अभी चिंता की जो कारण है वो कम लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिहिर, इस बीच विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज का रुख पूरी तरह से फिलहाल साफ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत छोटे क्वांटम में बाइंग के आंकड़े जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कमबैक का तो अब भी इंतजार है। ऐसे में डीआईएस की लगातार खरीदारी जारी है। क्या ये कहना सही होगा कि भारतीय बाजार की दिशा घरेलू संस्थागत निवेशक अब तय करेंगे? वो तो वैसे भी तय कर ही रहे थे, क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग सारी जो है वो हमने अब्सॉर्ब करी है। पिछले 2 साल में जो एफआईआईज की सेलिंग हुई है वो रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सेलिंग हुई है, और वो सारी अब्सॉर्ब करने के बाद भी मार्केट पॉजिटिव है, विच इज अ गुड थिंग। आप ये सोचें कि अगर ये सेलिंग नहीं होती थी तो बाजार कहां होता था, और मुझे लगता है ये सिचुएशन शायद अब आने वाली है। क्योंकि मैंने वैल्यूएशंस की बात जब करी तो वो मैं कंपेयर कर रहा था इंडिया की वैल्यूएशंस अपनी खुद की लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेजेस के कंपैरिजन में। वो तो रीजनेबल लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल पे आ गई है, लेकिन हम इंडिया की वैल्यूएशंस दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में देखें तो वो बहुत ही ज्यादा सस्ती हो गई है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पिछले 15 से 20 साल में इस तरह की रिलेटिव अंडर वैल्यूएशन इंडिया की कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स हमने नहीं देखी है। तो एक रिकॉर्ड अंडर वैल्यूएशन है इंडिया का कंपेयर टू अदर मार्केट्स, और ये मैं कहता हूं 15-20 साल का रिकॉर्ड अंडर वैल्यूएशन है। दूसरी बात, एफआईआई जब से इंडिया में आए हैं 25 साल 30 साल से, तो वो टिपिकली इंडिया पे ओवरवेट ही रहे हैं, क्योंकि इंडिया
फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लॉन्ग टाइम से रहा है। तो वो पॉजिटिविटी तो हमेशा उनकी रही थी, उसकी वजह से जो बेंचमार्क, ग्लोबल जो बेंचमार्क्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया की वेट हमेशा वो ज्यादा रखते थे। 1 to 2 to 3% एक्स्ट्रा वेट होता था, ओवर वेट होता था इंडिया में, क्योंकि परफॉर्मिंग मार्केट था। पिछले 2.5 साल में ये हुआ है क्योंकि एआई की जो कंपनीज हैं वो चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान में है। तो एआई की जो बहुत ज्यादा बड़ी थीम चली, उसकी वजह से जो अटेंशन और जो अर्निंग्स थे वो डाइवर्ट हो गए वो दिशा में। उन्होंने उनको रिबैलेंस करने के लिए इंडिया में सेलिंग करी और बाकी सब टीम्स में, चाइना, कोरिया, ताइवान में, जापान में पैसे डाले। तो जो एक टिपिकल 15 साल से हम ओवरवेट देख रहे थे इंडिया का, करीबन 2% ओवरवेट, 2 to 3% ओवरवेट, वो 1.5 साल 2 साल में अंडरवेट हो गया है। ऐसा मैं कहूंगा कि पहले 15 सालों में पहली बार हुआ है। तो ये रिकॉर्ड अंडरवेट से शुरू कर रहे हैं। वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा बहुत ही चीप हो गया रिलेटेड टू अदर मार्केट्स। तो अगर ये अंडरवेट से न्यूट्रल भी होना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा बाइंग करनी पड़ेगी उनको। और जैसे हमने देखा कि बाइंग अभी तक की सेलिंग थी वो तो अब्जॉर्ब हो चुकी है, तो ऑब्वियसली स्टॉक नहीं है। तो थोड़ी भी अगर बाइंग आती है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड हो सकता है मार्केट में एफआईआई बाइंग से। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, अब ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं कोरिया वगैरह में, वो ऊपर से करेक्ट होने लगे। तो जो हाइक थी वो अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है एआई की, और वो जैसे ही कम होगी तो इंडिया का जो अपना फेयर शेयर है वो एफआईआईएस को आने लगेगा। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा पिछले कुछ दिनों में एफआईआईएस की सेलिंग कम हुई है, जीरो हुई है, और थोड़ी थोड़ी बाइंग भी दिखने लगी है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा बाजार को। एब्सोल्युटली, दैट्स अ ग्रेट इनसाइट कमिंग फ्रॉम यू मिहिर जी। लेकिन यहां से आगे अब अगला बड़ा ट्रिगर है रिजल्ट सीजन, और इसकी शुरुआत अब होने वाली है। इससे ठीक पहले क्वार्टरली अपडेट्स भी आते हुए दिखे। आपके मुताबिक इस बार बाजार के लिए रिजल्ट स्पेसिफिक सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा? अर्निंग्स ग्रोथ, मार्जिन, या फिर मैनेजमेंट गाइडेंस? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अर्निंग्स में ऐसा है कि बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस कमोडिटीज के प्राइसेस थोड़े बड़े थे। तो मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट्स देखे उससे शायद थोड़ा मार्जिन प्रेशर, नॉट ऑल सेगमेंट्स पर, थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में दिख सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा अंडरलाइंग डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। तो अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो मंथली नंबर्स हम देखते हैं, चाहे वो ऑटो सेल्स के हो, क्रेडिट ग्रोथ के हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह का जो पिकअप हो रहा है, वो नंबर स्ट्रांग रहेंगे तो प्राइसिंग पावर तो आ जाएगा। तो इसमें अगर थोड़ा मार्जिन प्रेशर दिखा भी जून क्वार्टर के नंबर्स में, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर ठीक रही तो मेरे ख्याल से वो मार्केट उसको वीक अगर नंबर आता है तो उसको ओवरलुक कर लेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे देखती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। एब्सोल्युटली। और अब अर्निंग्स पिक्चर को थोड़ा और डीप डाइसेक्ट कर मैं आपसे समझना चाहूंगी। क्वार्टरली अपडेट्स की मिहिर हमने बात की, और क्वार्टरली अपडेट्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के आते हुए हमने देखे। लगभग कई सारे बैंक्स फाइनेंसेस के शुरुआत वहां से ही होती है, और उसके बाद एक एक कर सेगमेंट वाइज क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियो क्वार्टरली अपडेट्स में ठीक ठाक नजर आ रहे थे। अब यहां से आगे रिजल्ट स्पेसिफिक बैंक्स फाइनेंस की स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? फाइनेंशियल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। 2-3 रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो तो अच्छी दिख रही है, लेकिन अब तक थोड़े पिछले महीनों से हमने देखा था कि जो एफआईआईएस की सेलिंग की वजह से लिक्विडिटी की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी टाइट थी। लेकिन आरबीआई ने लिक्विडिटी को अच्छी तरह से मैनेज किया है, और एफसीएनआर का जो पैसा आएगा उसकी वजह से और लिक्विडिटी ईज हो जाएगी। तो जो मार्जिन पे जो थोड़ा प्रेशर था वो भी कम होगा। तो जब क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड अच्छी है, क्रेडिट की डिमांड अच्छी है और मार्जिन प्रेशर कम होंगे, तो ये बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए अच्छी सिचुएशन होती है। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो मेरे ख्याल से लीड कर सकता है। तो चलिए, ये रहा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर हमें मिलती हुई। मिहिर जी, आपकी तरफ से स्पेसिफिक सेक्टर अप्रोचेस क्या है, प्रिफर्ड सेक्टर्स क्या है इस वक्त, जहां पर फोकस बनाकर रखा है आपने, और कोई स्पेसिफिक सेक्टर जहां से दूर रहने की हिदायत आप दे रहे हैं? श्योर। सो हमारी ब्रॉड थीसिस ये है कि जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं वो अच्छा करेंगे,
उसमें फाइनेंशियल्स की, बैंकिंग एंड फाइनेंस की तो हमने बात कर ली। कैपिटल मार्केट्स के जो सेगमेंट है वो भी अच्छा करेंगे, टिपिकली जब सेविंग्स बढ़ती है तो वो भी अच्छा करती है। इंडस्ट्रियल्स खास करके जो जो फोकस एरियाज हैं, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स, देन डेटा सेंटर लिंक जो कैपेक्स हो रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो एक्सेलरेशन हो रही है, वो सेगमेंट्स में हम काफी पॉजिटिव हैं। हम ओवरवेटेड डिफेंस उसमें आ जाता है, तो इंडस्ट्रियल्स का जो ये पैक है उसमें हम पॉजिटिव हैं। तो फाइनेंशियल्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ऑटो में हम पॉजिटिव है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टॉक पिकिंग हम कर रहे हैं ऑटो एंसिलरीज में। मुझे लगता है वहां पे वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा हो रही है। ईवी टू व्हीलर्स में हमारी व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है। दूसरी जो हम सेगमेंट देख रहे हैं वो हेल्थ केयर में सीडीएमओ स्पेस है। उसमें हमें लगता है कि जो चाइना प्लस वन वाली ट्रेंड है उसमें काफी बिजनेस इंडिया में आ रहा है, और उसकी वजह से हम स्टॉक स्पेसिफिक हम उसमें सीडीएमओ में प्ले कर रहे हैं। और तीसरी जो हमारी थीम है वो न्यू एज कंपनीज, जो B2C कंपनीज है, B2B कंपनीज है, जो नए बिजनेस मॉडल्स, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में है, उसमें हमारी काफी वेटेज है पोर्टफोलियो में। तो ये 2-3 थीम्स हम ब्रॉडली प्ले कर रहे हैं। टिपिकली हमारी जो स्टाइल है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की स्टाइल है, तो हमें जो सेक्टर्स जहां ग्रोथ लॉन्ग टर्म सब ऑप्टिमल थोड़ा कम लगता है वहां हम अंडरवेट रहते हैं। तो इसमें सेगमेंट्स आ जाते हैं एफएमसीजी, आईटी, जो लार्ज कैप आईटी सर्विसेज हैं। फिर हम देखेंगे कमोडिटीज जो है टिपिकली हम अंडरवेट रहते हैं, क्योंकि ये सेक्युलर ग्रोथ स्टोरीज नहीं होती है। लो ग्रोथ जो यूटिलिटीज है वहां पे भी हम अंडरवेट रहते हैं। तो इस तरह की जो सेगमेंट्स जहां पे हमें 15% से कम, 10-15% से ग्रोथ कम लगती है, वहां पे हम टिपिकली अंडरवेट रहते हैं। तो चलिए ये राय मिलती हुई एज प्रेफर्ड सेक्टर्स एंड सेक्टर्स जिनसे दूर रहना है। मीर जी, अब एक ऐसा सवाल जो कि लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कंफ्यूजन में डाल देता है, एक तो इंडेक्स वर्सेस सेक्टर एंड स्टॉक्स। बाजार में सेक्टोरल रोटेशन काफी हद तक देखने को मिला है। ऐसे में निवेशकों को इंडेक्स पर भरोसा करना चाहिए या फिर सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक चयन करना चाहिए? और दूसरी चीज, इंडेक्स वाइज भी लार्ज कैप बेंचमार्क इंडेक्सेस वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स यानी मिड कैप स्मॉल कैप में आपका भरोसा कहां पर बनता है? देखिए, हमारा जो, जैसे मैंने कहा, स्टाइल जो है, फिलॉसफी है, वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग का है। ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन हम देखते हैं, और हमने ये देखा है कि जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं वो टिपिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा होते हैं, और उसकी लॉजिकल रीजन है। लॉजिकल रीजन यही है कि जो सबसे हाई ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं वो नए उभरते सेगमेंट्स होते हैं, इमर्जिंग सेगमेंट्स होते हैं, और वो टिपिकली छोटे शुरू होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करके फिर मिड कैप या लार्ज कैप बन जाते हैं। तो हम ये स्टॉक्स टिपिकली पिक करते हैं जो स्मॉल कैप हमें लगता है मिड कैप बन जाएंगे, या मिड कैप जो है लार्ज कैप बन जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये हायर ग्रोथ सेगमेंट्स में स्टॉक पिकिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी अप्रोच एब्सोल्युटली स्टॉक पिकिंग बेस्ड होती है। इंडेक्स जो लार्ज कैप इंडाइसेस हैं वो मेरे ख्याल से टिपिकली जो 100 टॉप 100 कंपनीज हैं वो मच्योर कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंशियल्स की बात की, तो जो लार्ज कैप बैंक्स हैं फॉर एग्जांपल, वो जीडीपी प्लस ग्रो करेंगी। तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं और एक इंक्रीमेंटल पिकअप हमें दिख रहा है, तो अगर मैं 1 या 2 साल की बात करूं तो ये दे ऑफर गुड वैल्यू। लेकिन क्या जो बड़ी बैंक है वो 25% पे ग्रो कर सकती है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिस्टम ही अगर 13, 14, 15% पे ग्रो करता है तो बड़ी बैंक 1 या 2% सिस्टम से ज्यादा ग्रो कर सकती है। लेकिन कोई मिड कैप या स्मॉल कैप बैंक है, क्या वो 15-20% पे ग्रो करती है, 20+% पे ग्रो कर सकती है? वो कर सकती है, क्योंकि उसकी बेस छोटी है, एंड दे कैन गेन मार्केट शेयर। तो इस तरह से स्मॉल और मिड कैप जो स्पेस है उसमें स्टॉक पिकिंग से हम काफी अल्फा की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो ब्रॉड मार्केट को देखना अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो स्टॉक पिकिंग से ही आपका रिटर्न आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिहिर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपका ओवरऑल नजरिया, पर्सपेक्टिव हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू।